राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी समेत अन्य सदस्यों ने राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में आयोग की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय डॉक्टर समित शर्मा, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गैरा भी मौजूद रहे। देखिए, आज ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राजस्थान के दौरे पर आया है और मुख्य रूप से आयोग ने ये पाया है कि राज्य के अंदर आयोग का गठन न होना, ये राज्य के ओबीसी वर्ग के साथ में उनकी समस्याओं को कहाँ पर सुना जाए, ये उनके साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है। विभिन्न मीटिंगें हमारी हुई और मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ओबीसी वेलफेयर दोनों लोगों ने सकारात्मक भाव के साथ में जो विषय आयोग ने उनके सामने रखे हैं उनको स्वीकार करते हुए उनको ठीक करने का काम भविष्य में किया जाएगा और आयोग को अवगत कराया जाएगा, इस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया है ताकि उसका निदान किया जा सके। एक आयोग ने जो सुझाव दिया है कि जो आपका ट्राइबल एरिया है जहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन 0 है, क्योंकि उस ज़िले के अंदर बचा हुआ 50% जो है वो उसी ज़िले के लोगों के लिए ही लागू होगा। तो जब उसी ज़िले के लोगों के लिए लागू होना है तो उस बचे हुए 50% में से ओबीसी को उसका हिस्सा अगर दे दिया जाए तो ओबीसी वर्ग के लोग संतुष्ट भी होंगे और जो प्रांत के अंदर एकरूपता भी उसके साथ में आ जाएगी। ये आग्रह किया गया है। अब आइए मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी से और जानते हैं आयोग की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओबीसी आयोग का राजस्थान आना हुआ और इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी साहब। आपसे मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि आयोग के क्या क्या क्रियाकलाप हैं, क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही है, राजस्थान आकर किस किस तरह से आपने अनुभव किया, क्या कुछ यहाँ देखा, क्या कुछ पाया, इन्हीं बातों को लेकर आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। किस तरह से आयोग पिछले 2 सालों से उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ यहाँ क्रियाकलाप हुए हैं, क्या क्या मुख्य गतिविधियाँ, मुख्य योजनाओं की बात करें तो वो क्या क्या है आपकी नज़र में? जब से आयोग आया है अपने कार्य के प्रति दक्षित है। आयोग के 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो है कि जो आरक्षण के नियम है जी, केंद्र सरकार के आरक्षण के जो नियम है उसका पालन विश्वविद्यालय से लेकर विभिन्न संस्थानों में, मंत्रालयों में होता है कि नहीं। दूसरा यह है कि यदि पिछले वर्ष से संबंधित कमज़ोर लोगों के ऊपर यदि कोई दबंगों द्वारा अत्याचार होता है जी, उसके साथ कोई अन्याय होता है तो उसको भी संज्ञान मिलना है और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करना है। तो इन 2 दिशाओं में जब से इसका गठन हुआ है आयोग अपना काम कर रहा है। हजारों कंप्लेन आए हैं जिसका निपटारा हमने किया है। हम लोगों ने दौरा शुरू किया था हर प्रदेश में जाकर वहाँ की जो 0 वर्ष की संबंधित समस्याएं हैं उसको समझना, सुनना सरजमीन पर जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए स्वयं आयोग जाकर उनके कष्ट को, दर्द को, उनकी आवाज़ को, उनके साथ हो रहे न्याय को, उनकी समस्या को सुने जी। इस दिशा में हमने प्रयास किया था और 7-8 प्रदेशों का दौरा भी किया। लेकिन इसी बीच में कोरोना काल आ गया जी। आप भी जानते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया, इसलिए जो ऑफिशियल टूर हमारा था हर प्रदेश में जाने का वो बाधित हुआ। लेकिन कोरोना समाप्त कम हुआ है तो फिर से हमने शुरू कर दिया है। जब से आयोग का गठन हुआ है हमने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि 1993 में आयोग का गठन हुआ, लेकिन अभी तक
नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में कोई आरक्षण नहीं था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि आयोग के प्रयास से नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण पूर्णतः 27% लागू हो गया है। इसी प्रकार लॉ कॉलेज में कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन आयोग ने हर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को और उससे संबद्ध पदाधिकारियों को बुलाया जी और आदेश दिया कि आप लॉ कॉलेज में भी आरक्षण लागू करें। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि 8 से 10 प्रदेशों ने लागू कर दिया है, शेष भी लागू करने की स्थिति में। राजस्थान दौरे पर आकर आपको क्या कुछ लगा, यहाँ किस तरह की यहाँ आपको लगी? हाँ, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी था। जी जैसे एक था कि यहाँ जो आय का प्रमाण पत्र दिया जाता है पिछड़ों को, जी तो उसमें बिल्कुल पारिवारिक या कुटुंब की आय जोड़ा जाता है। एक कन्फ्यूजिंग है, भ्रांति फैलाने वाली है, भ्रम है। हाँ भ्रम है। और उसे अभी तक जो हुआ है कि अभी तक लोगों के दिमाग में यही था, या तहसील स्तर पर लोगों के जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनके दिमाग में यही था कि जो फैमिली आय है, कौटुंबिक आय है, उसमें सैलरी जी और एग्रीकल्चर आय भी जोड़ा जाता है। जी सर। और इसको लेकर बहुत सारे लोग आरक्षित वर्ग के लोग अधिकार से वंचित हो गए। जी लेकिन अभी जो स्पष्टीकरण हुआ, चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, हमने कहा कि भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आप उसमें स्पष्ट दीजिए कि पेरेंट्स आय इनकम, माता पिता की आय को ही जोड़ा जाएगा और उसमें भी जो सैलरी इनकम है, वेतन की आय है और फिर कृषि आय है नहीं जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारा भी निर्देश यही है, लेकिन हमने कहा कि आपके राज्य के स्तर पर, जो तहसील स्तर पर लोगों को यही मालूम है कि शायद सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ा जाता है और इसके कारण जी पिछड़ों को बहुत हानि हो रही है। इसलिए फिर से आप सर्कुलर जारी कर दीजिए कि पारिवारिक आय का मतलब माता पिता की आय है और उसमें सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जी ने, मुझे खुशी है इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि हम फिर से इसका, चीफ सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी सभी थे, स्वीकार कर लिया कि हम इसको करेंगे। दूसरा जो प्रश्न था कि अभी 23 तहसील है जी जिसमें 50% SC ST जो ट्राइबल एरिया है जी उसको दिया जाता है। पिछड़ों की भी भारी संख्या है, बहुत सारे आज आवेदन हमको मिले हैं जी जिसमें पिछड़ों ने बताया कि भाई हमको तो 0% आरक्षण है। तो हमने आग्रह किया कि जो UGC का DOPT का निर्णय है उसके अनुसार प्रदेश के स्तर पर आप आरक्षण की स्थिति लागू करें। जैसे 21% आरक्षण देते हैं तो पूरे प्रदेश का एक नियम होना चाहिए। जी जैसे केंद्र का एक नियम है 27% आरक्षण, तो पूरे भारत में नियम है, कोई क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि आप क्षेत्र विशेष में कैसे निर्णय कर पाएंगे कि किसकी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि 1931 की जनगणना के आधार पर दे रहे हैं, जबकि अभी 31 और 2021 में बहुत बड़ा अंतर आ गया। इसलिए जनसंख्या का बहुत परिवर्तन हुआ है। इसलिए जब तक अप टू डेट डाटा आपको मालूम नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, तो आप इसको विचार करें और जो पिछड़ों का दर्द है उसको समझ करके और एक आरक्षण का नियम आप लागू कीजिए। तो इसको भी उन्होंने कहा कि हम इसको, चूँकि राज्यपाल का आदेश है, तो हमने कहा कि राज्यपाल का आदेश राज्य सरकार का आदेश होता है। इसलिए राज्य सरकार यदि समझती है कि निर्णय ठीक नहीं है तो इसमें संशोधन कर सकता है ना। और उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति भी करेंगे। मुद्दे तो लोगों का आग्रह है कि आग्रह, जनता का आग्रह है कि बहुत अधिकांश आग्रह ये हुआ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये तो केंद्र का विषय है और तो अभी हमारे आयोग ने इस पर स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लिया है और आयोग भी इस पर विचार करेगा
कि परिस्थिति को देखते हुए क्या किया जाए, लेकिन अंततः ये निर्णय तो केंद्र सरकार को लेना है और हम केंद्र सरकार को जनभावना से अवगत करा देंगे जी सर, ठीक है कि इस तरह की मांग उठ रही है ना। जी। एक सर, ओबीसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप को लेकर भी कुछ बात हुई, तो ये उसमें क्या कहना इस पर चर्चा हुई जी। तो राज्य सरकार ने कहा कि हमको राशि बहुत कम मिलती है। जी एससी एसटी के लिए तो पूरी राशि मिल जाती है, जी लेकिन पिछड़ों के लिए बहुत कम राशि दी जाती है और उसी में से कहा जाता है कि आप जैसे हो उसको पूर्ति कीजिए। लेकिन राज्य सरकार भी समझती है कि ये राशि बहुत कम है, तो अपनी ओर से भी राशि लगा करके फिर भी पूरी राशि पूरा नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि आप जो स्कॉलरशिप में कमी आ रही है आप केंद्र सरकार को लिखें कि जैसे एससी को हर छात्र के लिए एक निर्धारित राशि है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी उसकी राशि को करे। जी तो हमसे आग्रह किया गया, तो हम इस आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को लिखेंगे, क्योंकि ये जस्टिफाइड है। अब अभी तो हमको डाटा नहीं मिला है जी सामान्य सिद्धांत पर चर्चा हुई है जी लेकिन व्यवहारिक रूप में हमको अप टू डेट डाटा मिलेगा, जी रोस्टर रजिस्टर मिलेगा जो अभी नहीं मिला है। तो ये सब मिल जाएगा तभी तो हम बता सकेंगे। ये तो आंकड़ा आने के बाद सारे- आंकड़ा ही सरकार देगी तभी हम बता सकेंगे। अभी ऐसा कोई आंकड़ा हमको नहीं मिला। आपकी मुलाकात राजस्थान के मुख्य सचिव से भी हुई है, किस तरह का रहा और किस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया, आगे के लिए बेहतर क्या कुछ रहा? उन्होंने कहा कि देखिए सामान्यतः योग्यता के आधार पर तो पिछड़े बहुत आगे आ रहे हैं जी तो वो तो योग्यता के आधार पर तो हमारा संविधान ही कहता है कि कोई भी योग्यता के आधार पर अनरिजर्व कोटा से सामान्य कोटा से आ सकता है। जी लेकिन प्रश्न है कि जो नहीं आ सकते हैं मेधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जी यदि हमारे आपके राजस्थान में रिजर्व कोटा के यानी पिछड़े वर्ग के लोग जनरल कोटा से आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बिल्कुल। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि रिजर्व कोटा में कमी हो। तो जनरल पुल से जो आ रहा है वो आने दीजिए, लेकिन रिजर्व कोटा का भी फुलफिल होना चाहिए। अब हम माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहते हैं कि मोटे रूप में देखें तो आयोग बनने के बाद क्या क्या उपलब्धियां रही और किस तरह से आयोग ने अच्छे कामों का शंखनाद किया, शुभारंभ किया, आइए जानते हैं अध्यक्ष महोदय से। हमने बता दिया ना कि नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जी में पूर्णतः लागू हो गया 27%, लॉ कॉलेज में अधिकांश राज्यों में हो गया, जी सैनिक विद्यालय में आश्वस्त हमने लिखा है तो कहा कि केंद्र अगले साल से जी हम इसको जारी कर देंगे। जी। तो सैनिक विद्यालय में भी ये भी अच्छा हो पूरी जाएगा। संभावना है। आप नीट में देखते ही हैं कि 2 साल से हम हमारा सुनवाई चल रहा था, हियरिंग चल रही थी और स्वास्थ्य मंत्रालय के सेहत सेक्रेटरी को बुला करके सारी बातों को हम समझ रहे थे जी और फाइनल स्टेज में था। इसी बीच में एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला जी। तो प्रधानमंत्री ने आज संकेत दिया, कल होकर घोषित हो गया। तो आप समझ सकते हैं जी, बिल्कुल। कि तो एक अच्छी राह इसमें बन है गई है। आयोग की क्या भूमिका आयोग है। की। अब जानते हैं अध्यक्ष महोदय से कि आगे आने वाले सालों में किस तरह की प्राथमिकता रहेगी और आयोग किस किस तरह से देखिए हम नवाचारी कार्य करेंगे, आइए जानते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विभाग है जुडिशियरी, जी न्याय विभाग है, लेकिन उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? जब मेडिकल में हो सकता है, नीट में हो सकता है, जी एक डॉक्टर के निर्णय से कोई रोगी मर सकता है और जी सकता है, इतना टिपिकल केस होता है, उसमें जब आरक्षण लागू हो सकता है तो जज का निर्णय अंतिम नहीं होता है। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है। सुप्रीम कोर्ट भी फिर से अपने जजमेंट का विचार करता है। तो इसमें आरक्षण नहीं होने का कोई सवाल नहीं है ना। कॉलेजियम सिस्टम समझ में नहीं आता है क्या है। अभी तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि कुछ परिवार विशेष के ही लोग छाए हुए हैं इस पर। तो जहाँ न्याय मिलना चाहिए वही न्याय नहीं है, क्योंकि आप जिसके लिए बने हैं, यदि आपके न्याय में आम जनता को विश्वास नहीं है तो उस न्याय प्रणाली का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आयोग जोरदार सिफारिश करेगा कि न्यायालय में भी ऊपर से नीचे तक जो है सो आरक्षण
का नियम लागू हो, SC ST के लिए, OBC के लिए, अदर OBC। अच्छा, अब तक कितने राज्य में आप जा चुके हैं, या राजस्थान के अलावा कितने राज्यों में? राजस्थान, छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना गए हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, है ना, और मध्य प्रदेश भी गए हैं। तो सब वहाँ और बंगाल, उड़ीसा उड़ीसा भी बता रहे की दौरा हो चुका है। और यहाँ राजस्थान में क्या मूल अंतर महसूस किया आपने? वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की क्रिया प्रणाली और यहाँ में किस तरह से क्या अंतर महसूस किया? देखिए, हर प्रदेश की अलग व्यवस्था होती है, परिस्थिति व्यवस्था अलग होती है। जैसे यहाँ 21% आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। तो हर जगह अपनी अपनी व्यवस्था है जी। और अभी 127वां संशोधन में तो केंद्र सरकार ने राज्य को ही पूरा अधिकार दे दिया है कि पिछड़ों से संबंधित जो भी निर्णय लेना है, पिछड़ा क्या, SC ST या पिछड़ा जो भी आरक्षण संबंधी निर्णय लेना है, वो राज्य सरकार का विषय है। इसलिए राज्य सरकार का अधिकार है। और ये ठीक है कि आयोग उसको भी देखता है कि राज्य सरकार जो निर्णय ले रहा है वो संविधान की भावना के अनुकूल है या नहीं, के अनुरूप है या नहीं, अनुकूल है। इसको भी देखना मेरा जी, बिल्कुल। बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपका अभिनंदन, शुक्रिया। आज आप रूबरू हो रहे थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल जी साहनी साहब से। विशेष कार्यक्रम आपने देखा किस किस प्रकार के क्रियाकलाप होंगे, आगे क्या गतिविधियाँ होंगी, क्या कुछ एक्शन प्लान होगा, इसके बारे में आज आपने विस्तृत जानकारी ली। आपका बहुत बहुत